तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरल्यूकिन्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें एक बहुत अहम चीज़ पढ़नी है। और अहम इस हवाले से कि एक तो ये कि ये बायोकेमिस्ट्री की इंटीग्रेशन भी है, दूसरा ये कि एग्जाम में यहाँ से सवाल भी बनते हैं। और वो ये है कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट और एचएमपी शंट पाथवे किस तरीके से हमारे पास इम्यूनोलॉजी में कोरिलेटेड है। ठीक है। उससे पहले मैं ये पढ़ाऊँ जरा सी बात हम ये समझ लेते हैं बतौर तमहीद। तमहीद के तौर पर कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज सिक्स में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। ठीक है। और ये कहाँ हो रहा होता है? ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में हो रहा होता है। और देखें फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। होता ये है कि ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है ये कभी कभी यहाँ इस ग्लाइकोलिसिस से शंट कर जाता है, यानी कि किसी और पाथवे में निकल जाता है। और जब वो किसी और पाथवे में निकल जाता है तो वो कुछ और बनता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इन शॉर्ट G6PD। ये आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, शायद हीमाटोलॉजी में सुना हो। ठीक है। इन शॉर्ट G6PD। और G6PD क्या करता है? ये आपके पास अ, जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है उसको किस पे कन्वर्ट कर देता है? सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन। लेकिन मुझे इस सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की क्लास ले रहा होता तो शायद इसके फजाइल के ऊपर कुछ चंद कतरे गिरा देता। लेकिन अभी चूंकि हम इम्यूनोलॉजी की क्लास में हैं तो बस मुझे दिलचस्पी इस बात से है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस के दौरान NADPH भी प्रोड्यूस होता है। तो G6PD के तवज्जुद से, G6PD की मदद से, G6PD की नुसरत से हमारे पास क्या हुआ कि जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट था जब ये सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो रहा था तो उसी दौरान हमें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक चीज़ मिलती है NADPH, जो कि बहुत अहम चीज़ है। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये इस्तेमाल होगी विच वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी बर्स्ट। अब क्या होता है? होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक मैकेनिज्म होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसको इस तरह के कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है कि वो फिर बैक्टीरियल डेथ करने में काम आते हैं। वो आलाए कत्ल बनते हैं। तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर फाइनली क्या होता है? उसको ब्लीच में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर ऑक्सीजन एक ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छे एंजाइम जिसका नाम NADPH ऑक्सीडेज है उसकी मदद से कैरीड आउट होता है। और इस दौरान हमें किसकी ज़रूरत होती है? NADPH की। यानी कि NADPH इस पहले पहले स्टेप का क्या है? मेन को फैक्टर है। अगर ये ना हो पास तो फिर रौनक दुनिया कहाँ। तो ये बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट होता है NADPH ऑक्सीडेज की मदद से, तो वहाँ किसकी ज़रूरत होती है? वहाँ NADPH की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसको हम क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और वो क्या करता है? वो इस ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर तीसरा एंजाइम माइलो पर ऑक्सीडेज, वो क्या करता है? इसमें क्लोराइड ऐड करके इसको ब्लीच में कन्वर्ट कर देता है। अब H2O2 HOCl ऑक्साइड सब जो हैं वो रेडी ऑक्साइड रेडिकल्स हैं। ठीक है। और ये सब क्या करते हैं? बैक्टीरियल डेथ का काम करते हैं। इसी तरीके से ये इसका पहला फंक्शन हो गया। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे तीन एंजाइम्स हैं, पहला NADPH ऑक्सीडेज, दूसरा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, तीसरा माइलो पर ऑक्सीडेज। और ऑक्सीजन पहले ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, फिर ब्लीच में। और यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर क्या है? NADPH से किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADP पॉजिटिव में। तो ये तो हो गया पहला वाला ना, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। अब एक और काम ये करता है कि NADPH की बात हो रही है, दूसरा मकसद NADPH का क्या है? कि हमारे RBCs के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं ये RBC को ही क्या कर दें? RBC को ही नुकसान दे दें। वो एक शेर है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, तो इस घर के चिराग यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, उससे इसी आरबीसी को आग न लग जाए, तो उसके लिए क्या है, ये एनएडीपीएच बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। मैं आपको समझाता हूँ किससे। अच्छा, यहाँ तक जो आपके पास बना हुआ है ना, ये जो आपके पास बना हुआ है ये वाला पार्ट, ये वही ऊपर वाला पार्ट है जो हमने वो पढ़ा था, कौन सा वाला, ग्लाइकोलिसिस वाला। ये देखो, ये जो हमने ये चीज पढ़ी है ना, ये वाली, ये यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होके बनी हुई है। और जरा समझाता हूँ किस तरीके से। ये देखो क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस यानी कि G6PD की मदद से क्या हो रहा है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो रहा है। और उसी दौरान मैंने क्या कहा था, हमें क्या मिल रहा है, NADPH मिल रहा है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, जो कि NADP पॉजिटिव से हुआ है। बेसिकली होता ये है, अगर मैं थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री इसमें छुपी हुई समझाना चाहूँ, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो NADPH है इसके अंदर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि ये रिड्यूस फॉर्म है। यानी कि हुआ ये है कि ये जो NADP पॉजिटिव था, इसको बेसिकली इस एंजाइम की मदद से क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसने क्या किया है इस प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी ब्लू से पूरा एक डब्बे में बंद किया हुआ है अजीब से, उसके अंदर हुआ ये है कि ग्लूकोज ने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया है, उसने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस NADP पॉजिटिव पॉजिटिव को रिड्यूस किया है। और खुद क्या हो चुका है, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो चुका है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन को जो एंजाइम फैसिलिटेट कर रहा है, उसका क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि G6PD। ठीक है, अब ये वाला काम तो हो गया। अब ये NADPH किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये देखिए होता क्या है। बेसिकली उसने क्या करना है, ये जो H2O2 एक हमारे पास फ्री रेडिकल है, इसको न्यूट्रलाइज करके वाटर में कन्वर्ट करना है। H2O2 एक नुकसानदेह केमिकल है, एक नुकसानदेह कंपाउंड है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि फ्री रेडिकल्स बनाकर ब्लीच बना के सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर बैक्टीरिया के सेल को नुकसान पहुंचाता है, उस तरीके से ये आरबीसी में भी बनता है, ये हर सेल में बनता है। हमने बचपन में पढ़ा था अपने के ऊपर ऑक्सीसोम्स जो हैं वहाँ पर कुछ इसका ताल्लुक होता है। तो ये बेसिकली हर सेल में बन रहा होता है। तो होता ये है कि ये क्या होता है, ये हमें ये करना है कि हमें इसको H2O2 को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर की फॉर्म में, बोलो भाई, कन्वर्ट करना है। अब ये किस तरीके से करेंगे, ये कहानी यहाँ तक। NADPH किस तरीके से ये काम करेगी, तो वो बीच में एक मॉलिक्यूल को यूज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटाथायोन। क्या कहते हैं, ग्लूटाथायोन। बेसिकली अब ये वाली जो फॉर्म है NADPH की, ठीक है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होने का मतलब ये है कि ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है, ये हमारे पास इस वक्त रिड्यूस्ड फॉर्म बनी हुई है। यानी कि ये फॉर्म अपना एक हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखती है, ये अपना एक हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखती है। तो होता ये है कि ये जो हमारे पास ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, ये GSSG लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म मैं नहीं बता रहा, बस इतना समझें कि बस एक ग्लूटाथायोन होता है। तो एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। वो क्या करता है, वो ये वाला प्रोसेस करवाता है, और ये जो NADPH है वो इस ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, देखें, यहाँ से इसने NADPH ने ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को क्या किया, रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट किया, और खुद दोबारा से कौन सी फॉर्म में आ गया, पुरानी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो हमें मिल रहा है, ये कौन सा ग्लूटाथायोन है, ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन है। और फिर फाइनली एक एंजाइम जिसका नाम है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, वो क्या करता है, वो इन दोनों का रिएक्शन करवाता है। और इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में जो H2O2 है, वो क्या होता है, वो ये जो रिड्यूस फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, ये इसको रिड्यूस कर देती है। जब इसको रिड्यूस करती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिड्यूस फॉर्म दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने ऐसे तरीका कोशिश की थी कि बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ा दूं, लेकिन मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। आई होप कि समझ आ जाएगा। बल्कि मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मेथड में समझाता हूँ, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में समझाता हूँ। हुआ ये कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये जब आपके पास G6PD से गुजरा, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज से, तो इसने दो चीजें बनाई जो हमारे काम की शायद हो सकती थी। ठीक है, उसमें से हर चीज काम की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसने दो चीजें बनाई। पहली चीज जो इसने बनाई वो क्या बनाई, वो इसने बनाई NADPH। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसने बनाई वो क्या है, 6 फॉस्फो
ग्लूकोनोलेक्टोन। ठीक है। तो हमारे काम की क्या चीज़ है, वो NADPH है। और ये NADPH क्या है, ये बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, NADPH NADPH और ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का रिएक्शन हुआ। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि NADPH जिसके पास हाइड्रोजन था, उसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, ग्लूटाथायोन को, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन किस स्टेट में पहुंच गया, रिड्यूस्ड स्टेज में पहुंच गया। ठीक है। और क्या हुआ, और यहाँ पे जो NADPH था वो दोबारा क्या बन गया, वो बन गया NADP पॉजिटिव। और आखिर में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास वो है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है। ठीक है। और फाइनली क्या होगा, अब ये जो ग्लूटाथायोन की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या करेगी, ये H2O2 के साथ रिएक्ट करेगी, जहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, ग्लूटाथायोन ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली वाटर बनेगा। और H2O2 और फिर दोबारा ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज फॉर्म बनेगी। ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इन तीन इक्वेशंस में ये पूरा है आपके पास। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ क्लिनिकल्स भी डिस्कस करने हैं कि ये जो हमने पढ़ा पूरा, कि हमारे पास जो NADPH है वो दो प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, पहला प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है। और दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन RBCs। खुदा ना खास्ता हमारे पास कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो फिर क्या क्या नुकसान, क्या क्या खमियाजा हमें उसका भुगतना पड़ सकता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला डिजीज जो हमें डिस्कस करना है उसको हम क्या कहते हैं, CGD। क्या मतलब, क्रॉनिक ग्रैन्युलोमोट ग्रैन्युलोमेटस डिजीज। ठीक है। और इसको ज़रा हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। मैं इससे पहले कि मैं टेक्स्ट पढ़ूं, मैं आपको सिंपली ये समझा देता हूँ कि होता क्या है। कि होता ये है कि यहाँ पे जो एंजाइम था NADPH ऑक्सीडेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड रेडिकल में नहीं बन पाएगा और ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है कि जो आपके पास ऑक्सीजन से HOCl बनाने का प्रोसेस पूरा रुक जाता है इस एंजाइम के ना होने की वजह से। और फिर हमारे पास वो बैक्टीरिया जिनको हमें इस प्रोसेस के जरिए मारना था, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म नहीं हो पाते। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे जाहिर सी बात है बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पस वगैरह बनती है, ये सब बातें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, जो कि एग्जाम के लिए एक हॉट केक की हैसियत रखता है, वो ये है कि बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास वो दो तरह के हो सकते हैं इस गुफ्तगू के लिए। ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, माइक्रोबायो हमने भी पढ़ी है। लेकिन जो है मैं सिर्फ इस गुफ्तगू के हद तक रखने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं कैटालेस नेगेटिव, एक होते हैं कैटालेस पॉजिटिव। आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा था कि कैटालेस वो एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो H2O2 को कैटेलाइज कर देता है किसमें, वाटर के अंदर, यानी कि H2O2 को ख़त्म कर देता है। होता ये है कि अब आपको ये बात समझ आ गई कि भाई ये वाला प्रोसेस है जिसके ज़रिए, ये जो रेस्पिरेटरी बर्ड्स का, जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को मारते हैं। अब होता ये है कि जो कैटलिस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये वाला एंजाइम नहीं है। और मैंने ये आपको बात बता दी कि हर बॉडी के हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, और हर सेल के अंदर HMP शंट पाथवे के जरिए क्या बन रहा होता है, NADPH बन रहा होता है। ये बात हम कर चुके हैं। अब जो कैटालिस्ट नेगेटिव, ये भी बात कर चुके हैं कि भाई हर जो है हर सेल के अंदर H2O2 बनता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब होता ये है कि ये जो कैटालिस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी में भी क्या बन रहा होता है, H2O2 बन रहा होता है।
अब लेट से एक पेशेंट को क्या है, एक पेशेंट को हमारे पास CGD है, क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डेफिशिएंसी, यानी कि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास NADPH ऑक्सीडेज नहीं है। अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो इन बैक्टीरिया के अंदर बनने वाला H2O2 है उसको कैप्चर करती है, और उसको जो है कैप्चर करके उससे HOCl बना के उसी को, उसी बैक्टीरिया को जो है क्या करती है, उसी बैक्टीरिया को उसी के H2O2 से मार देती है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, दोबारा सुनिए। होता क्या है कि हर सेल के अंदर क्या बनता है, H2O2 बनता है, इसी तरीके से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी H2O2 बनता है। अब ये जो पेशेंट है जिसको CGD है, क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज है, उसके उसकी बॉडी के अंदर ये वाला पाथवे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसके अपने बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या नहीं बना रहे, उसके अपने बॉडी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या नहीं बना रहे, वो ये नहीं बना रहे H2O2। अच्छा, एक बात मैंने अभी 2 मिनट पहले बोली, वो ये कि हमने पढ़ा कि जो है हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है और हर सेल के अंदर G6PD बनता है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो NADPH बनाता है। तो ऐसा मुकम्मल तौर पे सही नहीं है। जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट के लिए NADPH सबसे ज़्यादा बनता है वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स के अंदर बनता है। ग्लाइकोलिसिस तो हर सेल के अंदर हो रही है, लेकिन ये जो NADPH का रेस्पिरेटरी बर्स्ट वाला रोल है, ये स्पेसिफिकली किसकी खासियत है, ये न्यूट्रोफिल्स की खासियत है। अब हुआ ये कि जो पेशेंट CGD का पेशेंट है उसके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो NADPH वाले प्रोसेस, ये वाले इस रेस्पिरेटरी बर्स्ट की पूरी मैकेनिज्म से नहीं गुजर पा रहे। क्यों नहीं गुजर पा रहे? क्योंकि उनके पास एक अहम एंजाइम, एक अहम प्लेयर इस गेम का डेफिशिएंट है, जिसका क्या नाम है, NADPH ऑक्सीडेज नाम है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है, और वो कैसा बैक्टीरिया है, वो कैटालिस नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसके अपने पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे बॉडी के न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज नहीं है, लेकिन हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज तो है, हमारे पास माइलो पर ऑक्सीडेज तो है। तो वो क्या करते हैं, अपना माइलो पर ऑक्सीडेज उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं बैक्टीरिया के पास, और उसका H2O2 किस में कन्वर्ट कर देते हैं, HOCl में। और उससे उस बनने वाले HOCl यानी कि ब्लीच से क्या हो जाती है, बैक्टीरियल डेथ हो जाती है। यानी कि हमने दुश्मन की गोलियां गोलियों का रुख दुश्मन की तरफ दोबारा मोड़ दिया। ये बेचारा बैक्टीरिया अपने साथ आया था हमारे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने, लेकिन नादानी में उसके पास क्या पड़ा हुआ था, H2O2। हमारी बॉडी जो है H2O2 अपना बनाने की सलाहियत नहीं रखती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, वो अपना माइलोपर ऑक्सीडेज क्या करते हैं, उठा के लेके जाते हैं इनके H2O2 के पास, और इनके H2O2 से क्या बना लेते हैं, ब्लीच बना लेते हैं, जिससे क्या हो जाती है, बैक्टीरियल डेथ हो जाती है। ठीक है। लेकिन मसला कहाँ आता है, मसला यहाँ आता है कि जो कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे ही उनके अंदर H2O2 बनता है, वो अपने कैटालेस एंजाइम के जरिए उसको वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हमारी बॉडी इस नेक ख्याल में बैठी हुई थी, इस खुश फहमी में थी कि लेट्स से चलो कोई बात नहीं, हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज नहीं है। तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया आएगा उसका H2O2 लेंगे और उसी से उस पर हमला कर देंगे, ब्लीच बना के अपने माइलो पर ऑक्सीडेज। और यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो अब ये असल हीरो कौन था हमारे इस पाथवे का, NADPH ऑक्सीडेज। लेकिन उस बेचारे की कमी की वजह से ये जो माइलो पर ऑक्सीडेज है, अब ये हीरो बन के घूम रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि वही जो क्लास का अच्छा बच्चा होता है पढ़ने का, वो बीमार होता है, तो जो सेकंड आने वाला बच्चा होता है उसको मौका मिल जाता है अपने हीरो बन के घूमने का। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जो है, अब NADPH ऑक्सीडेज बेचारा बीमार है, नहीं उठ सकता, बिस्तर फराश पर है, लेकिन जो माइलो पर ऑक्सीडेज है वो हीरो बन के घूम रहा है। अब होता ये है कि भाई देखो, जो सेकंड होता है वो तो सेकंड होता है ना, फर्स्ट वाली काबिलियत उसके अंदर नहीं होती। तो होता ये है कि जैसे ही कैटालिस्ट पॉजिटिव बग आता है, तो अब ये चाहता है उसके पास कि मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ और उसके H2O2 से हमला करता हूँ, बट देयर इज नो H2O2 बिकॉज दैट कैटालेस एंजाइम इज कन्वर्टिंग दैट H2O2 इनटू वाटर। तो पहले से वो कर रहा है। तो जो कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो CGD के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी बर्स्ट नहीं हो पाता और उसको ख़त्म भी नहीं किया जाता, किया जा सकता, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो गया एक पूरा ओवरव्यू जो है ना, CGD का एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया। आई होप कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और अब एग्जाम वाले जो है वो आपको किस तरीके से फंसाते हैं मैं आपको बताता हूँ।
तो पहले तो भाई नॉर्मल न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसके न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एनएडीपीएस ऑक्सीडेज को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो सके, जिनमें से तीन हमने पढ़ी, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच। और ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी वेपन्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, ताकि वो उन पैथोजेंस को किल कर सके जिनको इनगल्फ किया था, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग देयर आर ओन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो भाई हमें अपनी बंदूक की गोलियां हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं। लेकिन मसला क्या हुआ, एक ऐसा न्यूट्रोफिल जो कि सीजीडी का मारा हुआ था, उसका क्या हुआ, एनएडीपीएच ऑक्सीडेज क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऑन देयर ओन बनने की सलाहियत खत्म नहीं हुई। अब क्या करते हैं कंपनसेट करने के लिए, वो बोरो करते हैं क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंटरमीडिएट्स को। और वो किस तरीके से कि बहुत सारे बैक्टीरिया अपना H2O2 बनाते हैं, ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, जाकर इनके ही H2O2 को पकड़ते हैं और उससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज HOCl वगैरह बनाते हैं, और फिर उसी से पैथोजन को क्या करते हैं, किल कर लेते हैं। सो इफ आई कैन नॉट मेक माई ओन बुलेट्स, आई विल यूज द एनिमीज बुलेट्स अगेंस्ट देम, ठीक है। दिस इज हाउ यू नो साइंस वर्क्स। अब मसला कहाँ आता है, मसला आता है कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्यों, क्योंकि सम बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूस एंजाइम कैटालेस which breaks down H2O2 into water and oxygen. It means that these organisms destroy their own H2O2। वो अपनी गोलियां छुपा देते हैं, बल्कि खत्म कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम मुक्कों से लड़ेंगे, हम लातों से लड़ेंगे। तो क्योंकि उनको पता है कि भाई दुश्मन इतना ताकतवर है कि हमारी बंदूकें, हमारी गोलियां छीनकर हम पे हमला करेगा, तो वो कहते हैं भाई ये खत्म ही कर दो, ये वाली कहानी करो ही नहीं। और फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल्स इन सीजीडी पेशेंट आर लेफ्ट कंप्लीटली डिफेंसलेस एंड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, हर किसी का इख्तिताम तो खैर यही है। अब आपके पास जो एग्जाम में आते हैं वो इन कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नाम जो हैं हमारी जो एफए की किताब, मशहूर ज़माना, मकबूल ज़माना किताब में लिखे हुए, वो क्या क्या हैं, स्टेफ ऑरियस, एस्परजिलस, सेरेशिया, नोकार्डिया, स्यूडोमोनास, ठीक है। हाँ, कैटालिस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि वहाँ होता है H2O2, और हम क्या करते हैं उस H2O2 को यूज कर लेते हैं। ये मैंने सब तफसील आपको समझा दी। सो दिस इज सीजीडी। इसको हम जरा दोबारा से समराइज कर लेते हैं ताकि जो कुछ हमने पढ़ा वो हमारे पास एक एक तरीके से दोबारा रिवाइज हो जाए। कि सीजीडी क्या है, NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी है, जिसके अंदर सेल्फ मेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है उसकी क्या हो जाती है, उससे किल्लत हो जाती है। और फिर सेल को क्या कर, न्यूट्रोफिल्स को क्या करना पड़ता है, बैक्टीरियल H2O2 पे रिलाय करना पड़ता है। और ये वाला जो मैकेनिज्म है ये फेल हो जाता है जब हमारे पास कौन आ जाते हैं, हमारे पास कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और एग्जाम के अंदर जो है वो ये आता है कि एबनॉर्मल DHR फ्लो साइटोमेट्री, यानी कि एबनॉर्मल ड्राई हाइड्रो डाई हाइड्रोरोडामीन फ्लो साइटोमेट्री। अब मैंने इसको सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दोबारा शॉर्ट में कि नॉर्मल न्यूट्रोफिल मेक्स इट ओन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सीजीडी न्यूट्रोफिल मस्ट बोरो H2O2 catalase negative bug leaves H2O2 neutrophil can still fight catalase positive bug destroys H2O2 neutrophil fails recurrent severe infection। तो ये तो कौन सी वाली डेफिशिएंसी हो गई, ये मेन प्लेयर की डेफिशिएंसी हो गई। कभी कभी MPO यानी कि माइलो पर ऑक्सीडेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन देखो इसमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सुपर ऑक्साइड भी बन रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन रहा है। मसला कहाँ आ रहा है, HOCl में आ रहा है। अब ज़रा समझें कि इसके अंदर क्या होगा, माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जिसका नॉर्मल काम क्या होता है कि वो H2O2 और क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लीच में। अब HOCl नहीं है यानी कि ब्लीच नहीं है, तो मोस्ट पोटेंट माइक्रोबिसाइडल वेपन जो है वो नहीं बन पाएगा, अलबत्ता वो पीछे वाले बन रहे हैं। तो बाकी बैक्टीरिया से तो लड़ लेंगे, लेकिन जो कैंडिडा इन्फेक्शन हैं उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि उसके लिए HOCl यानी कि ब्लीच ही चाहिए। तो फंजाई की किलिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अहम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है वो कौन सा है, वो ब्लीच है, ठीक है।
तो अगर एक पेशेंट है जिसके पास जो ऐसी हिस्ट्री दे रहा है कि उसको रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहे हैं, या माउथ थ्रश हो रहा है, या विजाइनल थ्रश हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है इस तरीके का जो है कैंडिडा का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपको क्या कंसिडर करना पड़ता है, माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सीजीडी से माइल्डर होता है, क्यों? क्योंकि अभी तो मतलब दो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो बन रहे हैं ना, लेकिन आखिरी वाला नहीं बन रहा। तो आखिरी वाला जो है वो फंजाई के लिए बहुत जरूरी है, फंजाई को मारने के लिए, तो वो नहीं बन रहा, तो रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है जिसको हमने यहाँ आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझाने के लिए लिखा है, वो क्या है, G6PD डेफिशिएंसी, या वैसे हीम वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि ये वजह क्या होती है कि जो HMP शंट पाथवे है वो इम्पेयर्ड होता है, जिसकी वजह से NADPH प्रोडक्शन नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, G6PD नहीं होगा तो आगे HMP शंट पाथवे में G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं जाएगा, तो NADPH नहीं बनेगा, तो क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि भाई NADPH का काम क्या है कि ग्लूटाथायोन को अपनी रिड्यूस फॉर्म में रखना, ऊपर पूरा पाथवे हम पढ़कर आए हैं। अब जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं होगा तो आरबीसी जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। यानी कि ये जो पूरी वाली इक्वेशन है, इस ये क्या हो जाएगी, ये तहस नहस हो जाएगी। ये जो हमने पढ़ा, भाई G6PD नहीं था, NADPH नहीं बना, ये वाला प्रोसेस रिड्यूस फॉर्म नहीं बनी, जब रिड्यूस फॉर्म नहीं बनी तो फिर ये H2O2 से H2O की कन्वर्जन नहीं हो पाई, यानी कि ये पूरा वाला जो पाथवे है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे पास ये जो बनने वाले H2O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके हमें हमारे ही आरबीसी को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, हिमोलिसिस होगी, एक्यूट एनीमिया होगा। जब वो हिमोलिसिस बढ़ेगी और तो उसके बाद आपको पता है कि वो आपके पास जो है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो जॉन्डिस होगा, और फिर वो यूरिन में जाएगा तो डार्क यूरिन बनेगी, ये सब चीज़ें आपको पता है। और पेरिफेरल स्पेयर पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पर के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके हीमोग्लोबिन को डीनेचर करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज द हीम्स बॉडीज। ठीक है। और वो जो हीम्स बॉडीज वाले सेल्स होते हैं, जब वो स्प्लीन से गुजरते हैं, वहां पे मैक्रोफेजेस छुपे हुए बैठे होते हैं, हमने पूरी तफसील पढ़ ली है वीडियो नंबर 1 के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो इनको खाते हैं, खप खप, और बाइट सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी है। क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं? वो कौन से हैं? हमारे पास सल्फर ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल्स हैं, फावा बीन्स हैं, और इन्फेक्शंस हैं। तो फावा बीन्स या एंटी मलेरियल्स की अगर आपको हिस्ट्री दी हुई है और फिर कहते हैं कि पेशेंट को जो है थोड़े दिनों बाद उसने एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट की, और उसके बाद उसको एनीमिया, जॉन्डिस और डार्क यूरिन आने लग गया, और जब पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट की तो उसके अंदर हमें क्या मिल रही है, हमें हीम्स बॉडीज मिल रही हैं, बाइट सेल्स मिल रहे हैं। तो बताइए कि आपके पास किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो वो G6PD डेफिशिएंसी है। इसी तरीके से सल्फर ड्रग्स में आपके पास सल्फोनमाइड्स हैं। ठीक है। सल्फामिथाक्सोल है, इस तरीके से कुछ सल्फर ड्रग्स हैं जो कि मशहूर हैं। इंशाल्लाह फार्मा पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें, हमें ज़िंदगी दें कि हम आपके साथ इम्यूनोलॉजी की तरह फार्मा को भी डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह वहाँ पे उनकी तफसील आ जाएगी। आखिरी बात इस रिमन में यह है कि देर इज समथिंग नोन एज सीडोमोनास पायोसानिन। ठीक है। ये क्या है, ये एक यूनिक वायलेंस फैक्टर है जो कि किसके पास होता है, ये सीडोमोनास एरोजिनेजा के पास होता है। और ये क्या पिगमेंट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायोसानिन कहते हैं। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। ये भी रेडॉक्स एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो कि अपनी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है। और फिर सीडोमोनास क्या करता है, इसके जरिए जो उससे कंपीटिंग माइक्रोब्स होते हैं उसके इन्वायरमेंट में, उनको किल करता है, जिसकी वजह से सीडोमोनास का सर्वाइवल इम्प्रूव होता है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट होते हैं, जिस तरह के सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स, उनके अंदर इसका रहना आसान होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये चीज़ समझाती है कि सीडोमोनास क्यों इतना डोमिनेंट और एग्रेसिव पैथोजन है हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने साथ एक पूरी मशीनरी रख के घूम रहा है, वो खुद एक आर्मी पर्सनल के तौर पे घूम रहा है, जिससे लड़ना इतना आसान कभी कभी नहीं होता। उसके पास भी अपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, आपने ये नाम याद रखना है। तो खैर, बिल्कुल आखिर में आके ज़रा सा चीज़ों को मज़ीद समराइज करते हैं। जो जो कुछ हमने पढ़ा वो ये कि अगर MPO डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीच नहीं बनेगा। और हमने पढ़ा कि ब्लीच जो है वो फंजाई को मारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकते हैं।
G6PD डेफिशिएंसी अगर होगी तो NADPH नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो आरबीसी के अंदर पैदा होने वाले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, जिसकी वजह से आरबीसी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से हीम्स बॉडीज और बाइट सेल्स आपको पेरिफेरल्स में मिलेंगे। इसी तरीके से स्यूडोमोनास पायसनैनिन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है स्यूडोमोनास के अंदर, और फिर इसका सर्वाइवल इम्प्रूव करता है। और अल्ट्रा हाई एग्जाम वन लाइनर्स क्या हैं कि जो NADPH ऑक्सीडेज है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। अगर वो एब्सेंट हो जाए तो CGD हो जाएगी, यानी कि क्रॉनिक ग्रान्युलोमेटस डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। और जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो सुपर ऑक्साइड को H2O2 में कन्वर्ट करता है। जो माइलोपर ऑक्सीडेज है वो H2O2 और क्लोराइड को मिला के ब्लीच बनाता है। कैटालेस का काम क्या है कि H2O2 को तोड़ देना H2O में, जो कि किस में होता है, कैटालेस पॉजिटिव बक्स के अंदर होता है। और G6PD जो है उसका क्या काम है, NADPH बनाना, जो कि हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के पाथवे को फ्यूल करता है और आरबीसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट जो है वो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी बर्स्ट। और हमारे पास ये एक तवील टॉपिक बनता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई यील्ड है। इससे CGD से भी सवाल आते हैं, रेस्पिरेटरी बस से भी सवाल आते हैं। ठीक है। इससे एनीमिया का भी, एक हीमोलाइटिक एनीमिया का पार्ट कवर होता है। इट्स एन इंटीग्रेटेड टॉपिक, जो कि शायद आप बायोकेमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हों, लेकिन जो है वो एक अच्छा रिवीजन हो गया आपका विद हाई यील्ड इम्यूनोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये हमारे पास अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। ठीक है। तो चार तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मशहूर हैं, हम उन चार को ही पढ़ना पसंद करेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हर किसी में तफसील है, डिजीज हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपको डिजीज का नाम दिया जाता है, कभी कभी डिस्क्रिप्शन दी जाती है, और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये बता दें कि ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का सब टाइप है। इतना आसान तरीके से आता है, तो अगर आप समझ लेते हैं यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन के अंदर, और जो है इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने एग्जाम में, तो मुफ्त के मार्क्स हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जितना हम समझ सके, जितनी तफसील में हम जा सके, इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ, जिसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कौन है इसका मीडिएटर? इसका मीडिएटर IgE है, जो कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल से बाउंड होता है। और होता ये है कि लेट से आपके पास एक एलर्जिन जब आती है, मैं उसको इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ मुख्तसर करके। लेट से ये एलर्जिन है जो कि सबसे पहले बॉडी ने देखी। ठीक है। अब हुआ क्या, इस एलर्जिन ने पूरा वही हमारा B सेल और T सेल और ये सारे पाथवेज एक्टिवेट कर दिए। और क्या हुआ, बस इसने क्या किया, इसने इसने उस वक्त तो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं किया, बस ये किया कि हमारी बॉडी को होशियार कर दिया कि भाई ये एलर्जिन है और इसके खिलाफ हमें क्या बनानी है, कोई एंटीबॉडी बनानी है और उसके खिलाफ एक्शन लेना है। तो होता ये है कि जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है एलर्जिन का, तो बस उसमें ये होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो T हेल्पर 2 सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। T हेल्पर 2 हमने क्या पढ़ा था पीछे कि वो जो है वो कितनी तरह के इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 4 बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 8 बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 10 बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 13 बनाते हैं। ये चार हमने पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? इंटरल्यूकिन 4 का हमने पढ़ा था कि ये IgG और E को एक्टिवेट करता है। इंटरल्यूकिन 5 का हमने पढ़ा था कि वो IgE और इयोसिनोफिल्स को करता है। इंटरल्यूकिन 8 का हमने पढ़ा था कि वो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है। इंटरल्यूकिन 10 का हमने क्या पढ़ा था कि वो T हेल्पर 2 का बनना प्रमोट करता है, साथ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और इंटरल्यूकिन 13 का हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो IgE प्रोडक्शन करवाता है। तो होता यह है कि जब कोई भी एलर्जिन आती है तो वही प्रोसेस होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उस एलर्जिन को एज एन एंटीजन ट्रीट करके खाते हैं।
फिर उसके जरिए टी हेल्पर टू सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और टी हेल्पर टू सेल्स उसमें से ये दो चीजें रिलीज करता है, यानी कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13, और दोनों का ताल्लुक इससे है आईजीई से। तो फाइनली क्या होता है कि जो बी सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लास स्विचिंग होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इनिशियली जो बी सेल होता है वो सबसे पहले क्या बना रहा होता है, वो सबसे पहले आईजीएम बना रहा होता है। लेकिन जब उसको कौन से सिग्नल्स मिलते हैं, उसको ये वाले सिग्नल्स मिलते हैं, ये दो सिग्नल्स, तो क्या होता है कि इसकी क्लास स्विचिंग होती है, और फिर ये आईजीएम की जगह अब क्या बनाने लग जाता है, आईजीई बनाने लग जाता है। ये हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। तो अब आईजीई बनने लग गया, ठीक है। और क्या होता है कि फिर ये जो आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं, आपको पता है कि एंटीबॉडी का ये फैब रीजन है, और ये आपके पास क्या है, एफसी रीजन है। तो ये अपने एफसी रीजन के जरिए जाके क्या हो जाती हैं, ये जाके मास सेल से बाइंड होके बैठ जाती हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जो मास्ट सेल होते हैं उससे आईजीई एंटीबॉडी जो इस पूरे प्रोसेस के जरिए बनी, वो जाके इसकी सरफेस से बाइंड हो गई। अब देखो होता क्या है कि ये जो मास्ट सेल है, इसकी सरफेस से क्या हुई हुई है, इसकी सरफेस से आईजीई एंटीबॉडीज बाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी एंटीबॉडीज कौन सी है, आईजीई। तो मैंने यही लिखा है कि IgE antibodies bind via their Fc portion to Fc epsilon R1 receptor on mast cells, यानी कि साबित ये हुआ, साबित ये हुआ कि यहाँ जो रिसेप्टर है जिसके थ्रू एंटीबॉडी मास्ट सेल से अटैच हुई है, उसका ये नाम है Fc epsilon R1 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मास्ट सेल हो सकता है और बेजोफिल भी हो सकता है। ये तो हो गया कौन सा वाला, सेंसिटाइजेशन फेस, यानी कि सबसे पहली दफा जब एलर्जिन बॉडी के अंदर एंटर हुई। जब असल सिम्टम्स आते हैं तो वो कौन सा फेस होता है, वो ट्रिगर या री एक्सपोजर फेस होता है, जिसके अंदर दोबारा से वो जो है वो क्या होती है, वो एलर्जिन जो है दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर होती है। और होती क्या है, होता क्या है कि ये सारी आईजीई एंटीबॉडीज हैं। अगर अगर क्रॉस लिंकिंग करा दी, यानी कि लेट से ये एलर्जिन जो थी वो इस तरीके से आ गई कि जो है वो दो आईजीईस की एक दूसरे के साथ क्या हो गई, क्रॉस लिंकिंग हो गई, री एक्सपोजर टू एलर्जिन की वजह से क्या हो गई, आईजीई क्रॉस लिंकिंग हो गई। तो यहाँ और यहाँ जो रिसेप्टर्स थे, कौन से रिसेप्टर्स, एफ सी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और उसकी वजह से एक इंटरसेलुलर सिग्नल आता है, ठीक है, जो कि मास सेल के बेसोफिल के अंदर जाता है, और वो उसको बताता है कि भाई जिसका इंतजार था, हम जिस दिन के लिए हम यहाँ आए थे वो चीज़ दोबारा आ चुकी है, आओ अपना जलवा दिखाओ। तो होता ये है कि ये जो मास सेल या बेसोफिल्स हैं, ये जैसे ही ये बात सुनते हैं, ये बात सुन के फट पड़ते हैं, और इनसे क्या रिलीज होते हैं, हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन और इस तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाते हैं। और ये जो गुस्से से मास सेल का इस बात को सुन के फटना है, ये क्या कहलाता है, ये मास सेल डीग्रेन्युलेशन कहलाता है। तो आई होप कि ये पूरा प्रोसेस मैंने एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं बना होता। बट ये क्या हुआ, मैं इसको ज़रा दोबारा पढ़ लेता हूँ कि एलर्जिन जब दोबारा री एंटर होती है बॉडी में, तो वो आईजीए के फैब पोर्शन से आके बाइंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है। अच्छा, ये बात मैं बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें कि जो मास सेल एक्टिवेशन है उसके अंदर जो एलर्जिन है, वो कम से कम दो एडजेसेंट आईजीई मॉलिक्यूल से बाइंड होनी चाहिए एक वक्त में, यानी कि क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, आईजी क्रॉस लिंकिंग। अगर एंटीजन इस तरीके से आई, मैं आपको मिसाल से समझाना पसंद करूंगा कि लेट्स से कि एंटीजन इस तरीके, ये आपके पास वो है मास सेल, और ये आपके पास आईजीई एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अगर एंटीजन इस तरीके से आई कि वो आकर सिर्फ यहाँ बैठी, तो कुछ भी नहीं होगा। जरूरी है कि जो दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक दूसरे के साथ क्या हो, क्रॉस लिंकिंग हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास क्रॉस लिंकिंग कहलाती है। और जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो उससे क्या होता है कि जो एफ सी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे के करीब पुल होके आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक इंटरसेलुलर सिग्नल जाता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स आता है, मास सेल डिग्रेनुलेशन होती है, हिस्टामीन ट्रिप्टेस ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यानी कि अर्टिकेरिया, वीजिंग, एनाफाइलैक्सिस। ये सारे जो प्रोसेस आपने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर पढ़े हुए हैं।
दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब क्या होता है कि जो सीरम ट्रिप्टेज है, इट्स अ सीरम मार्कर विच इज स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ मास सेल एक्टिवेशन आफ्टर क्रॉस लिंकिंग। यानी कि वो कभी कभी पूछते हैं कि आप क्या मेजर करना चाहेंगे सीरम के अंदर जिससे आपको पता चले कि आपके पास मास सेल एक्टिवेशन हो चुकी है और डीग्रेन्युलेशन हो रही है। तो उसका जवाब ये है कि हम सीरम ट्रिप्टेज को देखना चाहेंगे। हाई एग्जाम्पल्स आप पढ़ लें जरा 2 मिनट में। तो ये फेजेस ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके, सॉरी हमने नहीं पढ़े हैं। तो एक होता है इमीडिएट फेज, एक होता है लेट फेज। इमीडिएट फेज में क्या होता है कि इस तरीके से एंटीजन री एक्सपोजर हुआ, आईजी की क्रॉस लिंकिंग हुई एफ सी एप्सिलॉन रिसेप्टर के ऊपर, और मास सेल डीग्रेन्युलेशन हुई जिसकी वजह से प्री फॉर्म मीडिएटर्स रिलीज हुए। और हिस्टामिन का काम क्या है? वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ट्रिप्टेस मार्कर ऑफ मास सेल एक्टिवेशन है। ल्यूकोट्राइन्स के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपने पैथोमा या जनरल पैथोलॉजी के अंदर इन्फ्लेमेटरी पाथवे पढ़ा होगा। और वो क्या कराती है? वो पोटेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है। और क्लिनिकल पिक्चर हमें क्या मिलती है कि वीजिंग होती है, अर्टिकेरिया होती है, हाइपोटेंशन, एंजियोडीमा, एनाफाइलैक्सिस। लेट फेज में क्या होता है कि घंटों गुजर गए, ये ट्रिगर्स, ये केमिकल्स निकलते रहे, इनका सद्देबाब करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो फाइनली क्या होता है कि हमारे पास इंटरल्यूकिन 5 भी आ जाता है पार्टी के अंदर। व्हाई नॉट आई जॉइन द पार्टी, देयर इज सम पार्टी गोइंग ऑन इन द बॉडी। तो वो क्या होता है, इंटरल्यूकिन 5 जो है वो क्या करता है, वो भी आ जाता है उस महफिल में, और वो इयोसिनोफिल्स को बुला लेता है। और इयोसिनोफिल्स आ जाते हैं और सस्टेन इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज होती है। और इसी के नतीजे में परसिस्टेंट एज्मा और क्रॉनिक एटोपिक डर्मेटाइटिस और इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको वैसे इतना ज़्यादा याद ना भी रहे तो खैर है, बस समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है ना वो इमीडिएट फेज तक आपसे पूछता है, उससे आगे नहीं जाता। डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? स्किन प्रिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, जब स्किन प्रिक करेंगे तो लोकलाइज व्हील और फ्लेयर रिएक्शन होगा। सीरोलॉजी के अंदर आपके पास जो है वो क्या होता है कि एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई को ढूंढा जाता है। क्लिनिकल एग्जांपल्स क्या हैं कि फूड मटेरियल्स यानी कि पीनट, शेलफिश, या फिर ड्रग्स, पेनिसिलिन, बी स्टिंग्स वगैरह, इनसे क्या हुआ? एनाफाइलैक्सिस हो गया। और एटोपी क्या है? एलर्जिक एज्मा, एलर्जिक राइनाइटिस, एक्जिमा। ये एग्जाम पॉइंट्स को मैंने यहाँ लिख दिए, जरा देख लें एक दफा। एग्जाम ट्रैप्स। तो देखें लिखा हुआ है कि अगर मिनट यानी कि क्वेश्चन आपको ये कहता है कि मिनट्स के बाद ये हुआ तो वो हिस्टामिन की वजह से, वो कहता है घंटों बाद हुआ तो ये यूसिनोफिल की वजह से है। लैब मार्कर क्या है? ट्रिप्टेज है। और ड्रग एलर्जी वर्सेस एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन। ठीक है, एक बात छोटी सी समझानी है जो कि मेरे हिसाब से अभी हम ना समझे तो बेहतर है। वो ये है कि कभी कभी जो है कुछ ड्रग्स की वजह से नॉन आईजीई मीडिएटेड भी होता है, नॉन आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन भी होता है। ठीक है, वो कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, एस्पिरिन वगैरह, वो मैं इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा। लेकिन खैर आमतौर पे क्या होता है, टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये भी ज़रा पढ़ लें, फिर हम इंशाल्लाह टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एंटीबॉडीज जैसा कि आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जाकर सेल सरफेस एंटीजन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बाइंड करती हैं, और फिर 3 पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। तो जब वो एंटीबॉडीज जाकर सेल सरफेस एंटीजेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड करती हैं, तो 3 में से कोई एक काम हो सकता है। पहला काम होता है कि वो एंटीबॉडीज क्या कराएं? सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन कराएं, यानी कि उस सेल को तबाह बर्बाद कर दें। और वो तरीका क्या होता है कि जो सेल है उसकी ऑप्सोनाइजेशन होती है। हमने पढ़ा है कि आईजीजी जो है वो एक ऑप्सोनाइजेशन एजेंट के तौर पर एक्ट करती है, और फिर वो ऑप्सोनाइज एंटीजन की क्या होती है? फेगोसाइटोसिस होती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है। सब चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं।
या फिर एंटी जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी के जरिए जो है वो उसको किल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि उसकी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। अब क्या होता है कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट और एफसी रिसेप्टर बियरिंग इम्यून सेल्स को अपनी तरफ बुलाती हैं और क्या करवा देती हैं, इन्फ्लेमेशन करा देती हैं। और तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम ये हो सकता है कि उस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, कत्ले आम हो जाए। कि वो जो एंटीबॉडीज होती हैं एक वो क्या होती हैं, वो सेलुलर डिसफंक्शन कराती हैं, सॉरी, कत्ले आम नहीं करती बल्कि जो उनका नॉर्मल काम था उस नॉर्मल काम से हटा देती हैं। मैंने डिसफंक्शन को डिस्ट्रक्शन, सेलुलर डिसफंक्शन। तो क्या करती हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर, तो उनको या ब्लॉक करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं और नॉर्मल फंक्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जो तीन काम होते हैं, यानी कि पहला काम सेलुलर डिस्ट्रक्शन होना, दूसरा काम इन्फ्लेमेशन होना, तीसरा काम सेलुलर डिस्फंक्शन होना, ये तीनों की एग्जांपल्स आगे आ रही हैं कि कौन सी डिजीज में हमें कौन सी चीज देखने को मिलती है। लैब टेस्ट, लैब टेस्ट क्या है, उसके अंदर दो बातें बस समझानी है यहाँ पर। एक होता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या होता है कि वो वाली एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं जो कि पहले से आरबीसीज को बाउंड होती हैं। तो हम सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि भाई आरबीसीज के ऊपर एंटीजन आगे बाउंड तो नहीं हुई हुई। अगर बाउंड हुई होती है तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो अनबाउंड या फ्री एंटीबॉडीज होती हैं, सीरम के अंदर घूम रही होती हैं, हम क्या करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। आइए जरा क्लिनिकल एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पहले हम उन केसेस को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी है, वो जाके बाइंड करती है सेल सरफेस रिसेप्टर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर। और वो कौन सा वाला काम कराने लगी है, वो सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन का काम कराने लगी है। तो वो कौन सी डिजीजेज हैं, सबसे पहले तो सबसे मशहूर ज़माना सबसे ऊपर वो कौन सी है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जाके आरबीसी की सरफेस पे बैठती हैं और फट उसको ख़त्म कर देती हैं। दूसरा कौन सा है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसके अंदर प्लेटलेट्स के साथ यही रद्द अमल किया जाता है। तीसरा है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ये हम जब पढ़ लेंगे। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आरबीसीज आते हैं उसके अंदर जो आईजीए डेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं वो अपनी एंटीबॉडीज डोनर के आरबीसीज के आईजीए के खिलाफ करते हैं। ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह जब मैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें तफसील से बता दूंगा। और चौथा होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपको पता है कि इसके अंदर भी आरबीसी की ही सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज जाती हैं और सेल डिस्ट्रक्शन करती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है। दूसरी चीज अब हम पढ़ने लगे हैं कि वो डिजीजेस जिसके अंदर एंटीबॉडी सेल सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाउंड करती हैं लेकिन वहां पे वो क्या कराती हैं, वो इन्फ्लेमेशन करवाती हैं। और वो क्या है, वो गुड पैस्चर सिंड्रोम है। ये कहाँ होता है, ये हमारे पास लंग्स और किडनीज के अंदर होता है, जिसके यानी कि दो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, एक आता है हिमोप्टिसिस और एक हमारे पास आता है हीमाचूरिया। और ये क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि कोलेजन के खिलाफ, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन होता है, उसके खिलाफ जो है ये एंटीबॉडीज बनती हैं और जाके कोलेजन पे हमला करती हैं। इसी तरीके से रोमैटिक फीवर है, आपने पढ़ा है कि एम प्रोटीन्स होती हैं जो कि हार्ट के अंदर होती हैं। मतलब ये कि वहाँ पे जो है उनकी वजह से जो है वो वहाँ पे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और ये किस वजह से होता है, जब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है उसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज जाकर जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजेंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर्स उन एंटीजेंस के जैसे लगते हैं, तो ये जाके वहाँ पे हमला कर देती हैं। इसी तरीके से हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं वहाँ पढ़ा दूंगा आपको, कोई परेशानी की बात नहीं। और अब हम पढ़ते हैं कि तीसरा वो केस है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का, जिसके अंदर आपके पास जो ये एंटीबॉडी जब सेल सरफेसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड करती हैं तो क्या होता है, तो वो सेल्यूलर डिसफंक्शन करा देती हैं, या तो उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती हैं या उनको इनहिबिट कर देती हैं। अब और ज़रा इसकी एग्जांपल समझो, एग्जांपल पढ़ोगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा है, मायस्थीना ग्रेविस है, कि वहाँ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल मूवमेंट, जो हमारी मसल्स की मूवमेंट है, उसका फिनोमिना ख़राब हो जाता है। दूसरा आपके पास ग्रेव्स डिजीज है।
अच्छा, मायसीना ग्रेविस वो वाली मिसाल है जिसके अंदर ब्लॉकिंग होती है। ग्रेव्स डिजीज वो वाली मिसाल है जिसके अंदर क्या होती है, स्टिमुलेशन होती है, कि वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जाके टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड T3 T4 जो है वो आके वो रिलीज होता है, और जाकर क्या करता है, वो जाकर हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स कराता है। इसी तरीके से पैम्फिगस वुल्गैरिस है, कि वो डेस्मोसोम्स के जो है वो अगेंस्ट एंटीबॉडीज जाती हैं और वहां पर उसको जो है उसकी डिसफंक्शनिंग करती हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स के स्किन के सेल्स के दरमियान जो लेयर्स हैं वो सेपरेट होती हैं, और हमें उस और उसमें उन लेयर्स के दरमियान फ्लूइड जमा होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही होती है, हमें ब्लिस्टरिंग मिल रही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिनके अंदर एंटीबॉडी जो है वो अटैक करती है अगेंस्ट सेल सरफेसेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और डिस्फंक्शन, यानी कि डेड। antibody did something, antibody did something in type 2 hypersensitivity reaction. Now let's move towards type 3 hypersensitivity reaction. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है और वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो टाइप 3 के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक एंटीजन होती है, एक एंटीबॉडी होती है जो कि मोस्टली आईजीजी होती है, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो कि जाके टिश्यूज में जो है वो ये कॉम्प्लेक्स जो है टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होते हैं, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं और वो न्यूट्रोफिल्स की अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वहां पर आपको बताया कि क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। किस तरीके से कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। और आमतौर पर आपको ये कहाँ देखने में मिलता है, ये वेस्कुलाइटिस में मिलता है, और कुछ सिस्टमिक डिजीजेस में भी देखने को मिलता है, जिसका अभी मैं तस्करा करने वाला हूँ। तो टाइप 3 के अंदर तीन चीजें एक साथ हैं, एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है, एक कॉम्प्लीमेंट है। तो तीन चीजें मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाता है। तो पहली मिसाल क्या हो गई, SLE हो गई, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। और दूसरी क्या हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस पीछे भी था और आगे भी है, ठीक है, यानी कि टाइप 2 में भी था, टाइप 3 में भी है। तो उसके अंदर क्या है तफसील, कि भाई कुछ उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो टाइप 2 की वजह से आ रही हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस टाइप 3 की तरह से आ रही है। रिएक्टिव आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा जो है वो वेस्कुलाइटिस की एक टाइप है। जब वेस्कुलाइटिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रानुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, किडनी के अंदर जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रानुलोनेफ्राइटिस होता है वो आपके पास टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की मिसाल होता है। ये आपके एग्जाम्स के अंदर आता भी है सवाल बार बार, कि एक पेशेंट है, उसको जो है कुछ दिनों पहले जो है सोर थ्रोट हुआ और अब उसको हिमाचूरिया हो रहा है। तो ये जो आपके पास डिजीज हो रहा है ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बने और आपके पास वो जाके डिपॉजिट हो गए किडनीज के अंदर। तो यानी कि ये बात साबित हुई कि अगर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रोमैटिक फीवर है तो वो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की मिसाल है, और अगर वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो वो किसकी मिसाल है, वो आपके पास इसकी मिसाल है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की। इस तरह हिनॉक्स शॉनलिन परप्यूरा यानी कि आईजीए वेस्कुलाइटिस के अंदर भी यही होता है। और कुछ मजीद इसके अंदर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ लिंक्ड है। उसके अंदर पहली चीज है सीरम सिकनेस रिएक्शन, दूसरी चीज है आर्थस रिएक्शन, ठीक है। इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो, आर्थस रिएक्शन तो ये होता है कि आपने क्या किया, एंटी किसी भी एंटीजन को इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया एक ऐसे पेशेंट के अंदर जो पहले से सेंसिटाइज था। तो अब क्या होगा, उसको एडिमा होगा, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी। मिसाल क्या है, कि बूस्टर वैक्सीन लगाने के ऊपर लोकल स्किन रिएक्शन। आपने बूस्टर वैक्सीन तब लगती है जब पहले से एक वैक्सीन लगी होती है, तो उस वैक्सीन से हमारी बॉडी पहले से सेंसिटाइज थी। अब जब आपने बूस्टर लगाई तो उस जगह के ऊपर जो है वो क्या हुआ, एक लोकल स्किन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर एडिमा हुआ, कभी कभी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई, इन्फ्लेमेशन हुई। तो बेसिकली ये जो पूरी है ये जो पूरा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है बूस्टर वैक्सीन लगाने के बाद, वो क्या है, आर्थस रिएक्शन है। फिर एक होता है सीरम सिकनेस। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन प्रोटीन का एक्सपोजर हुआ। अब 1 से 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनी जिन्होंने इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के टिश्यूज में डिपोजिशन की, और इसके नतीजे में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है
तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है तो C3 C4 लेवल्स जो है सीरम के वो कम हो जाते हैं। और सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, अर्टिकेरिया, थैल्जिया, प्रोटीनूरिया, लिम्फेडेनोपैथी, आप पढ़ लीजिएगा। बस ये बात याद रखिएगा कि इसका कॉज क्या है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो लेट्स से एक पेशेंट को है जो है वो हमने पेनिसिलिन दी और उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो उसको जो है अचानक फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जिया, प्रोटीनूरिया, लिम्फेडिनोपैथी। तो याद रखिएगा, फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जिया, ये सब चीज़ें जो है वो इसको डिफाइन करती हैं। अगर सवाल के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं कि एक पेशेंट है जिसको पेनिसिलिन दी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी और 2 हफ्ते बाद उसको ये सारी चीज़ें आने लग गई, तो ये कैसा रिएक्शन है? ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसको हम सीरम सिकनेस भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं टिश्यूज के अंदर और C3 C4 सीरम लेवल्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो समरी क्या होगी टाइप 2 वर्सेस टाइप 3 की? कि टाइप 2 में एंटीबॉडीज जो है वो टारगेट सेल्स और टिश्यू एंटीजेंस को टारगेट करती हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और डिस्फंक्शन होता है। और टाइप 3 के अंदर क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं सॉल्युबल एंटीजेंस के साथ, जो कि टिश्यूज में डिपॉजिट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल मीडिएटेड डैमेज होता है। आखिरी को जल्दी से देख लेते हैं, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। मजे की बात यह है कि जो टाइप 1 टाइप, एक मिनट, जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 थी, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी। ओके। जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थी, उसके अंदर क्या हो रहा था? उसके अंदर ये हो रहा था, टाइप 1, 2 और 3 के अंदर आपने देखा टाइप 1 के अंदर IgE एंटीबॉडीज थी और 2 और 3 के अंदर IgG वगैरह एंटीबॉडीज थी। तो ये बेसिकली बी सेल मीडिएटेड होते हैं। जबकि जो टाइप 4 होता है वो क्या होता है? टाइप 4 आपके पास टी सेल मीडिएटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि जो टाइप 4 है वो टी सेल मीडिएटेड है और उसके अंदर या तो CD8 पॉजिटिव टी सेल होगा या CD4 पॉजिटिव टी सेल होगा। तो अगर CD8 पॉजिटिव टी सेल है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, तो ये उन टारगेट सेल्स को किल कर देता है जो कि MSC1 के जरिए प्रेजेंट किए जाते हैं। ये हम पीछे सब तफसील पढ़ चुके हैं। और या फिर क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसके अंदर CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि MSC2 पर मौजूद एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसा कि इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, जो कि क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। तो आमतौर पे ये डिलेड रिएक्शन होता है जो कि 24 से 72 घंटों के दरमियान आपको देखने को मिलता है। इसकी एग्जांपल समझते हैं तो शायद समझ आ जाए। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो एक टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ड्रग रिएक्शन विद इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स, ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज, PBD स्किन टेस्ट, कैंडिडा स्किन टेस्ट। तो ये दो आपने याद रखने हैं, एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक आपने PPD स्किन टेस्ट। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये दोनों कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की टाइप है। ये आपके पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की टाइप है, जो कि क्या होता है? जो कि टी सेल मीडिएटेड होता है। तो याद रखिए कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें 4 T हैं। एक टी सेल्स हैं, एक ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस हैं, एक TB स्किन टेस्ट है, एक टचिंग है। ठीक है। तो जो फोर्थ वाला हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या है? वो डिलेड, लास्ट, ठीक है, बहुत देर से आता है। तो यहाँ पे इनको मैंने डिफरेंशिएट किया है कि टाइप 1 से लेके 3 तक एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, जबकि टाइप 4 जो होता है वो टी सेल मीडिएटेड होता है, वो डिलेड होता है, 24 से 72 घंटों में आता है। तो अगर क्वेश्चन बताता है कि डिलेड ऑनसेट इन ड्यूरेशन आफ्टर 48 आवर्स, कॉन्टैक्ट एलर्जन या ग्राफ रिजेक्शन, तो वो क्या है? वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये आपके पास सारों सब टाइप्स को क्या किया है? समराइज किया है। इस टेबल को मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ें, मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता से इसको गुजार देता हूँ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ।
देख लें इसको भी, एक्स्ट्रा पर्ल्स को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की जो डिस्कशन थी दो चीज़ों के ऊपर थी। एक हमने सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस किया, एक हमने रेस्पिरेटरी बर्स्ट को डिस्कस किया। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स थे। और सबसे ज़्यादा सवाल अगर आप एफसीपीएस वगैरह दे रहे हैं तो इन्हीं दो टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वैक्सीन्स और ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस और इम्यूनोडेफिशिएंसीज और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इनके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।